1857 के महान विद्रोह में क्रांतिकारियों की असफलता अपरिहार्य थी। हालांकि 1857 के इस महान विप्लव ने 1.5 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। फिर भी क्रांतिकारियों की हार क्यों हुई? क्योंकि इन क्रांतिकारियों के उद्देश्य परिभाषित नहीं थे कि क्या होगा उनके सपनों का भारत अगर वो ब्रिटिश सत्ता से या ईस्ट इंडिया कंपनी से जीत जाते हैं। तत्कालीन भारत जो था ना, कोई अखंड भारत नहीं था, एकीकृत राज्य नहीं था, एकीकृत राष्ट्र नहीं था। भारत मात्र भौगोलिक शब्द की अभिव्यक्ति मात्र थी। भारत के अंदर सामंतवाद, क्षेत्रवाद, अराजकता, जातिवाद अपने चरम पर था। शक्ति का प्रदर्शन, इस तरह की अनुपयोगितावादी और प्रगतिशील मध्ययुगीन विचारधाराओं के जंजीर से भारत जकड़ा हुआ था। भारत एक राष्ट्र की कल्पना भारत के अंदर नहीं थी। और 1857 का विद्रोह, जिसके कई एक कारण थे, आर्थिक कारण थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां उसके पीछे कारण थी, साम्राज्यवादी नीति, प्रशासनिक नीति, धार्मिक नीति, और तात्कालिक कारण भी था जहां इनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। और इस बात से यह विद्रोह भड़क उठा था। लेकिन इस विद्रोह में क्रांतिकारियों की जो हार हुई या ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, ये इस विद्रोह के क्रांतिकारियों के द्वारा की गई त्रुटियों में इसे देखा जा सकता है। 1857 के विद्रोह में, महान विप्लव में क्रांतिकारियों की हार की समीक्षा आज इस वीडियो में हम करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बने तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। तो आइए हम लोग चल के देखें कि क्यों 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारी असफल रहे, क्रांतिकारियों की हार हुई, और जो ब्रिटिश दमन चक्र चलाया गया इस क्रांति के विरुद्ध, इन क्रांतिकारियों के विरुद्ध, उस पर भी हम लोग नजर डालें। इस 1.5 साल तक चले इस विद्रोह के बाद जब दमन चक्र शुरू हुआ, तब हैवलॉक ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था, उसने इलाहाबाद और कानपुर को जीत लिया। नील ने कानपुर में सती चौरा कांड, जो नाना साहब ने ब्रिटिश रेजिडेंट को सुरक्षित निकलने का वादा किया, लेकिन ब्रिटिश रेजिडेंट की हत्या कर दी गई, जिसे सती चौरा कांड के नाम से जानते हैं, उसका बदला नील ने लिया था। जो कत्लेआम करवाया उसने कानपुर में। कैंपबेल ने लखनऊ और बरेली को जीत लिया। नील ने फिर बनारस और इलाहाबाद को जीता। निकोलस ने दिल्ली को जीत लिया। हीरोज ने झांसी पर अटैक किया। 4 अप्रैल 1858 को जब झांसी वाली रानी वहां से ग्वालियर की तरफ गई, तो 17 जून 1858 को ग्वालियर के युद्ध में हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को परास्त किया, और यह वीरांगना इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी। तात्या टोपे जो मध्य प्रदेश के जंगलों में रहकर गुरिल्ला युद्ध को अंजाम दे रहे थे, उसे मान सिंह नामक एक जमींदार ने धोखे से पकड़वा दिया, और तात्या टोपे को भी 18 अप्रैल 1859 को मौत की सजा दे दी गई। नाना साहब, जो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, वो नेपाल भाग गए। हजरत महल, अवध की बेगम,
वो भी नेपाल भाग गई। और मौलवी अहमदुल्ला जो प्रमुख सहयोगी थे हजरत महल के, उन्हें भी फांसी की सजा दे दी गई। बहादुर शाह जफर, जिसे विद्रोहियों ने अपना सम्राट माना, भारत का बादशाह बनाया था, और 1857 के विद्रोह का बहादुर शाह जफर को, जो अंतिम मुगल बादशाह थे, उनको सौंप दिया था। लेकिन निकोलस ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तब बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जाकर छुप गए थे, जहां 20 सितंबर 1857 को उन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया और रंगून के जेल में भेज दिया गया। उनके जो 3 पुत्र थे, मिर्जा मुगल, मिर्जा खिज्र सुल्तान और मिर्जा अबू बकर, को डगलस ने खूनी दरवाजे के पास हत्या कर दी। अब मुगलों का वंशज भी खत्म हो गया और बहादुर शाह जफर को रंगून के जेल में बंद रहना पड़ा। और 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर की रंगून के बर्मा के जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और इस तरह दमन चक्र चलाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के द्वारा, सेनापतियों के द्वारा, और 1857 का विद्रोह को कुचल दिया गया। तो इस तरह इस प्रचंड विद्रोह का दमन कैसे हो पाया? क्या कारण था? इस विद्रोह में क्रांतिकारी जीत नहीं पाए। इसके पीछे के कारणों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम लोग जाने कि 1857 के विद्रोह के असफलता का क्या क्या कारण था। अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह के प्रसार का, तो यह विद्रोह का स्वरूप अखिल भारतीय नहीं था। ना तो संपूर्ण भारत के क्षेत्र पर इस विद्रोह का प्रसार हो पाया, और ना ही इस विद्रोह में भारत के हर एक वर्ग की भागीदारी भी रही। इसलिए ये एक राष्ट्रीय विद्रोह बन ही नहीं पाया। इसका स्वरूप अखिल भारतीय हो ही नहीं पाया। यहां देखें, अगर हम देखें तो इस विद्रोह का जो प्रसार है, इस विद्रोह का प्रसार वेस्टर्न यूपी का क्षेत्र, दिल्ली, कानपुर, दिल्ली से लेकर वेस्टर्न यूपी, और आप कह सकते हैं कि पूरी बिहार तक इस विद्रोह का प्रसार रहा था। ये पटना का क्षेत्र है, यहां तक इस विद्रोह का प्रसार रहा। नर्मदा नदी के दक्षिण में इस विद्रोह का बिल्कुल प्रसार नहीं हुआ, अछूता रहा। और 3 प्रेसिडेंसी थी, एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, जहां बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी बिल्कुल इस विद्रोह से अछूता रहा था। सिंध का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, पूर्वी बंगाल का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र इस विद्रोह से अछूता रहा। मतलब इस विद्रोह का प्रभाव इन क्षेत्रों पर नहीं था। हालांकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थोड़ा सा, कोल्हापुर में थोड़ा हल्की फुल्की झड़प देखी गई है ना। नर्मदा नदी के दक्षिण में उस विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं था। अगर हम बात करें जिन राजवाड़ियों को ब्रिटिश नीतियों के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्यवादी नीतियों के तहत प्रभावित करने का प्रयास किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें शासकों को गोद लेने के अधिकार पर रोक लगा दी गई थी। मतलब वो अपने उत्तराधिकारी को गोद नहीं ले सकता था। और इसी आधार पर चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे बाजीराव द्वितीय मराठा पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहेब हो, इन लोगों का जो अधिकार था ना अपने उत्तराधिकार को गोद लेने का, इसको समाप्त कर दिया गया था डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण।
तो ये लोग विद्रोह में शामिल थे। सभी जमींदार भी विद्रोह में शामिल नहीं थे। बड़े जो जमींदार थे वो ब्रिटिश हिमायती बने रहे। इनाम कमीशन के तहत जिन जमींदारों की जमींदारी छीनी गई थी उन लोगों ने इस विद्रोह में हिस्सा लिया। बाबू कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के अपदस्थ जमींदार थे, उनकी जमींदारी छीन ली गई थी, तो वीर कुंवर सिंह ने इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और बहादुरी के साथ ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला किया। लेकिन सारे जमींदार भी इन विद्रोहियों के साथ, इन क्रांतिकारियों के साथ नहीं थे। कई देसी राजवाड़े ब्रिटिश के साथ मिले हुए थे। अगर हम सिंधिया की बात करें, होलकर की बात करें, तो बहुत गाढ़ी मित्रता थी इन लोगों की अंग्रेजों के साथ। चाहे कश्मीर के शासक की बात हो, पटियाला के शासक की बात हो, हैदराबाद के शासक की बात हो, इन लोगों ने अंग्रेजों की मदद की थी। इसलिए तो केनिंग ने कहा भी था कि इन देसी राजवाड़ों ने तन रोधक का काम किया है। अगर ये नहीं होते तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ता। तो कई देसी राजवाड़े थे जो ब्रिटिश की हिमायती थे, ब्रिटिश की मदद कर रहे थे, अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। अगर अवध की बात करें तो अवध में यह विद्रोह एक जन आंदोलन के रूप में था, लेकिन अन्य क्षेत्रों में सभी वर्गों की भागीदारी इस विद्रोह में नहीं थी। इस विद्रोह में भारत की कुल जनसंख्या का केवल 10% लोग ही भागीदार थे। तो इस विद्रोह का स्वरूप अखिल भारतीय हो ही नहीं पाया। खासकर मध्यम वर्ग इस विद्रोह से पूर्णतया अलग रहा। बंगाल के मध्यम वर्ग ने ब्रिटिश के जीत के लिए, ईस्ट इंडिया के कंपनी के जीत के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया। संपूर्ण विश्व में जब भी कोई क्रांति होती है ना, उसमें सबसे अधिक भूमिका मध्यम वर्ग की होती है। लेकिन इस विद्रोह में मध्यम वर्ग ब्रिटिश के विरुद्ध नहीं हो पाया, है ना। और ये बहुत बड़ा कारण था इस विद्रोह के असफल होने का, क्योंकि जो ब्रिटिश नीतियां थी, चाहे भारत में आंग्ल शिक्षा का प्रसार हो, रेलवे का विकास हो, डाकतार का विकास हो, इन सबको अपने हित में देख रहे थे जो मध्यम वर्ग थे। जो नया मध्यम वर्ग क्रिएट हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, शिक्षा के प्रसार से कई कॉलेज की स्थापना हुई थी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ था। तो मध्यम वर्ग अपने हिमायती के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को देख रहे थे। तो इस विद्रोह के असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि यह विद्रोह अखिल भारतीय स्वरूप में आया ही नहीं। आइए अब हम लोग अगले पॉइंट को देखें। इस विद्रोह के असफलता का, क्रांतिकारियों के पराजय का एक और मूल कारण था श्रेष्ठ ब्रिटिश संसाधन। क्योंकि अंग्रेजों के जो संसाधन थे वो कहीं ना कहीं भारतीयों से, क्रांतिकारियों से ज्यादा श्रेष्ठ थे। जो केंद्र था 1857 के विद्रोह का, वो केंद्र हम मान सकते हैं मेरठ से लेकर पश्चिम बंगाल तक का जो क्षेत्र था वो इस विद्रोह का केंद्र था। जैसे जैसे यह विद्रोह प्रचंड होता चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना को, जो ईरान में लड़ रहे थे, चीन में लड़ रहे थे, तुर्की में लड़ रहे थे, उनको वहां से भारत बुलाया। और क्रीमिया से भी 50,000 ब्रिटिश सैनिक को इस विद्रोह के दौरान भारत बुलाया गया। और सब मिला के 1,12,000 सैनिक जो थे वो अंग्रेज सैनिक बाहर से बुलाए गए भारत में। और भारत में भी भारतीय सैनिकों को
ब्रिटिश सेना में भर्ती किया गया और लगभग 3,10,000 भारतीय सैनिक भी ब्रिटिश सेना में शामिल हुए थे। कहते हैं ना, अंग्रेजों ने भारत को भारतीयों की मदद से जीता। एक राष्ट्र की संकल्पना नहीं थी, क्षेत्रीयतावाद की भावना थी। कई भारतीय क्षेत्र के लोग ब्रिटिश सेना में शामिल हुए। एक विशाल सेना ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, अपने मातृ देश का समर्थन भी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त था। उसके पास बहुत ही विकसित तोपखाना था, अत्याधुनिक हथियार थे, इनफील्ड राइफल था उनके पास, जो राइफल जनवरी 1857 में ब्राउन बेस राइफल की जगह शामिल किया गया था। बहुत ही इंप्रूव्ड हथियार था ये। विशाल तोपखाना भी था, श्रेष्ठ संसाधन थे। और भारत के जो ये क्रांतिकारी थे वो लड़ रहे थे तलवार से, तीर धनुष से, जो परंपरागत हथियार है उससे युद्ध लड़ रहे थे। योग्य सेनापति भी था उनके पास, चाहे नील हो, निकोलस हो, कैंपबेल हो, जैसे योग्य सेनापति थे। और उन लोगों का जो योजना, जो रणनीति बनती थी ना, वो योजनाबद्ध तरीके से युद्ध लड़ रहे थे। वही क्रांतिकारी योजनाबद्ध तरीके से युद्ध नहीं लड़ रहे थे, उनके पास संसाधनों का अभाव भी था। तो अंग्रेजों के पास जो श्रेष्ठ संसाधन मौजूद था वह भी उनकी जीत का एक महत्वपूर्ण कारक बना और क्रांतिकारियों के हार का कारण बना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के पास एक कुशल नेतृत्वकर्ता, संगठनकर्ता, रणनीतिकार का बेहद अभाव था। जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के पास निकोलस, हैवलॉक, नील, ह्यूज जैसे सेनापति मौजूद थे, वहीं भारतीय क्रांतिकारियों के पास कोई योग्य संगठनकर्ता नहीं था। इनके अंदर अदम्य साहस की कमी नहीं थी, बहुत ही साहसी थे, बलिदान की भावना थी, जोश था, लेकिन कुशल रणनीति का अभाव था, संगठन का अभाव था। सब अलग अलग लड़ रहे थे, कोई रणनीति नहीं थी, योजनाबद्ध तरीके से ये लोग लड़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा क्रांतिकारी मौजूद नहीं था जो संगठित कर पाता क्रांतिकारियों को। थोड़ा बहुत प्रयास बाबू कुंवर सिंह ने किया था, वो नाना साहब और तात्या टोपे से मिलने भी गए थे, लेकिन यहां तो क्रांतिकारी अलग अलग लड़ाइयां लड़ रहे हैं, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, रणनीति नहीं थी। कहते हैं ना, योजना बहुत जरूरी होता है, नियोजन का होना, अपने कैसे अपने संसाधनों का बेहतर से बेहतर प्रयोग करें, यही तो योजना कहलाता है, जो क्रांतिकारियों के पास नहीं था। ना तो कुशल नेतृत्व करता था। इस क्रांति के दूसरे दिन ही विद्रोही सिपाहियों ने विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय अर्थात बहादुर शाह जफर के हाथों में दे दिया। क्यों? 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर ही क्यों? एकमात्र कारण था कि वो एक पेंशनधारी मुगल सम्राट था और मुगल बादशाह के प्रति जनमानस में एक आस्था होती थी। हालांकि वास्तविक नियंत्रण जो था वो बख्त खां के हाथों में था। बहादुर शाह जफर तो समझ ही नहीं पाया कि विद्रोही इनसे करवाना क्या चाहते हैं, मजबूरन उनको नेतृत्व अपने हाथ में लेना पड़ा। और जब विद्रोह का दमन हुआ, उनके पूरे परिवार को मार डाला गया, उन्हें रंगून के जेल में भेज दिया गया। और वो बेचारा बुजुर्ग आदमी जिसमें कोई क्वालिटी इस ढंग की नहीं थी, ना ही कुशल नेतृत्व करता था, ना संगठन करता, ना ही सेवापतित्व का गुण, ना ही दूरदृष्टि,
न ही भविष्य का कोई दर्शन, और सिर्फ शायरी लिखता था। इसलिए तो जेल में बंद होके उसने लिखा, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कोई काबिलियत नहीं थी बहादुर शाह जफर के पास, और उन्हें इस विद्रोह का नेतृत्व सौंप दिया गया। एक बुजुर्ग आदमी, पेंशनधारी, जो ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर आराम से जिंदगी जी रहा था, उसे विद्रोह का नेतृत्व दे दिए। युद्ध को जीतने के लिए एक कुशल संगठनकर्ता, रणनीतिकार, योजना, ये सब आवश्यक तत्व होते हैं जो नदारद था इन क्रांतिकारियों के पास, क्योंकि नेतृत्व बहादुर शाह जफर जैसे अयोग्य व्यक्ति के पास था। जो विद्रोही थे, विद्रोही सैनिक थे, वो अपने आप में नेता थे, अपने क्षेत्र के नेता थे। वो खुद रणनीति बनाते, खुद युद्ध भूमि पर जाते, कोई योजना नहीं होते। ऐसे में तो हार अवश्यंभावी था ना, इसलिए तो हार हुई, है ना। संगठन की भावना नहीं थी विद्रोहियों के अंदर, और ये बहुत बड़ा कारण बना 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के हार का। इन विद्रोहियों के बीच एकता का अभाव था। अनुकूल परिस्थितियों का प्रभावशाली ढंग से उन्होंने कभी उपयोग किया ही नहीं। कोई नियोजन की व्यवस्था थी ही नहीं, कैसे अनुकूल परिस्थितियों का सही ढंग से दोहन किया जाए, यह ज्ञान इन विद्रोहियों के अंदर नहीं था। यह बात सच्चाई है। प्रारंभिक जो चरण था विद्रोह का, जब सिपाही मेरठ के जेल को तोड़कर निकले और सड़क मार्ग होते हुए दिल्ली पहुंचे, तो बिल्कुल अनियंत्रित था यह विद्रोह, अनियंत्रित था, अनियोजित था, असमन्वित था, असंगठित था। और विद्रोह का नेतृत्व भी किसे दिया? तो बहादुर शाह जफर ऐसे नेता को दिया, जो कहीं से भी योग्य नहीं था इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए। और क्रांतिकारियों का आधार जो था, कोई विचारधारा नहीं थी, कोई दर्शन में साम्यता नहीं थी, आपस में इनकी एकता नहीं थी। सब अलग अलग लड़ रहे थे, सब अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे, एकजुटता नहीं थी इन लोगों में। सब अपनी व्यवस्था कर रहे थे। बिहार में बाबू कुंवर सिंह 4000 सेना का निर्माण किया धीरे धीरे, और सेना को उन्होंने अपने सेना में शामिल किया, और लोगों को भी, देवघर से भी कुछ सेना है वो भी इनके साथ मर्ज हो गए। तो क्षेत्रीय स्तर पर विद्रोहियों को एकत्रित करते थे ये लोग, और अपना युद्ध लड़ते थे। कोई रणनीति नहीं होती थी, कोई नेतृत्व करता ऐसा रिसीव करने के लिए एक मुखौटा बहादुर शाह जफर का मुखौटा भर था। इन विद्रोहियों ने इस विद्रोह में जो हिस्सा लिया, सबके अलग अलग कारण थे, सबके अलग अलग उद्देश्य थे। लक्ष्मीबाई बहुत बड़ी वीरांगना थी, लेकिन वो किसी राष्ट्र के लिए इस विद्रोह में नहीं कूदी थी। उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। नाना साहेब जो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, उनको उत्तराधिकारी नहीं माना गया उनका, इसलिए वो विद्रोह में कूदे। उनका पैरवी करने के लिए अजीमुल्लाह गए भी थे। अगर उनकी बात सुन ली जाती, नाना साहब को उत्तराधिकारी मान लिया जाता, तो क्या नाना साहब इस विद्रोह के नेता के रूप में उभरते? वही जमींदार इस विद्रोह में शामिल हुए जिनकी जमींदारी छीन ली गई थी, वही राजवाड़े शामिल हुए जिनका राज्य छीन लिया गया था। किसान इस विद्रोह में शामिल हुए, सिपाही इस विद्रोह में शामिल हुए। जो शोषणकारी नीतियां थी उसके विरुद्ध ये लोग आंदोलित हो रहे थे।
तो सबके अलग अलग उद्देश्य थे, सबका अलग अलग ध्येय था, लेकिन किसी का ध्येय कि हमारे सपनों का भारत कैसा होगा। अगर ये क्रांतिकारी जीत जाते तो एक विखंडित राष्ट्र ही तो परिणाम में मिलता। क्या अखंड भारत मिलता? क्या अखंड भारत के निर्माण का प्रयास या इस दर्शन को क्रांतिकारियों ने समझा? नहीं, उनकी वीरता की अदम्य गाथा, अदम्य साहस की गाथा हम आज भी सुनते हैं और गौरवान्वित होते हैं, जिस पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है कि बहुत वीरता के साथ इन क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश के साथ संघर्ष किया था। लेकिन सभी वर्गों की सहानुभूति भी इन क्रांतिकारियों के साथ नहीं थी। इन क्रांतिकारियों के अंदर अनुशासन का अभाव था, डिसिप्लिन का अभाव था, आपसी मतभेद था इनके अंदर, और शिक्षित वर्ग की उदासीनता भी इस विद्रोह के प्रति एक बहुत महत्वपूर्ण कारक बना। शिक्षित वर्ग जो भारत के थे वो ब्रिटिश हिमायती बने रहे, चाहे वो बंगाल के ही शिक्षित वर्ग हो या अन्य प्रांतों के शिक्षित वर्ग हो, वो अपना हित ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में देख रहे थे, इसलिए वो लोग न्यूट्रल बने रहे, ब्रिटिश हिमायती बने रहे। उन्होंने साथ नहीं दिया इन क्रांतिकारियों का। यह भी इस क्रांति के असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। तो आज हम लोगों ने देखा कि 1857 के विद्रोह में ये क्रांतिकारी क्यों असफल रहे। जब इसके स्वरूप की चर्चा होती है तो कुछ इतिहासकार इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह मानते हैं, कोई इसे स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय विद्रोह। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ना तो यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, स्वतंत्रता तो बिल्कुल आधुनिक अवधारणा है। हाँ, अगर ब्रिटिश से, अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की बात कही जा रही है तो ये स्वतंत्रता आंदोलन था, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन अगर भारत आजाद होता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों तो भारत का स्वरूप कैसा होता, यह सोचने वाली बात है। शायद भारत का स्वरूप वही होता जो अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भारत के बारे में दिखलाया। एक विखंडित भारत जहां कई छोटे छोटे राज्य हैं, क्षेत्रीयता की भावना है, जिसने दिल्ली सल्तनत के स्थापना के लिए एक अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया। क्योंकि कैसा होगा सपनों का भारत, यह शब्द ही नदारत था इस विद्रोह में। हालांकि जिस जज्बे के साथ, जिस हिम्मत के साथ, जिस बलिदान की भावना के साथ क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सत्ता से लोहा लिया, वो देश की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, देश में राष्ट्रीयता के विकास के लिए, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक माइल स्टोन साबित हुआ। इसलिए तो जितने भी क्रांतिकारी इस विद्रोह में शामिल हुए, चाहे नाना साहब हो, लक्ष्मीबाई हो, बाबू कुंवर सिंह हो, उनकी एक हीरोइक छवि है। तात्या टोपे, कदम सिंह, सरीखे लोग, हजरत महल, जिन्होंने अवध में इस विद्रोह का नेतृत्व किया, और अवध के क्षेत्र में यह विद्रोह निश्चित रूप से एक जन आंदोलन के रूप में था। तीन कारणों की समीक्षा आज की वीडियो में किया गया। ये आप लोगों को कैसा लगा? क्या इस तथ्य को आप समझ पाए कि 1857 का विद्रोह में क्रांतिकारियों की हार क्यों हुई? अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल कैरियर कंसल्ट को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, सामान्य अध्ययन के विभिन्न टॉपिक्स पर जब वीडियोस बने तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। तो अगले वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।